मेरा नाम सोना है। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी और मेरे पास रिंकी नाम की एक बेटी थी। मेरी बेटी बहुत प्यारी और मासूम थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी मेरे पति के साथ अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे घर वालों ने बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी करवाई थी। आखिरकार मैं भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मुझे ढेर सारा दान दहेज भी दिया गया था। मैं अपने पति के साथ भोपाल में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उनकी नौकरी वहीं पर थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी नौकरी भी अच्छी थी। वे किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। मेरे ससुराल के सारे लोग जयपुर में रहते थे। मैं एक हाउसवाइफ थी। शादी के 3 महीने बाद ही मुझे खबर मिली कि मैं मां बनने वाली हूं। इस खबर से मेरे पति खुशी के मारे झूम उठे थे। उन्होंने प्रेगनेंसी के दिनों में मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखा था। सबसे ज़्यादा ख्याल तो वे मेरे खाने पीने का रखते थे और मुझसे घर का ज़्यादा काम भी नहीं करवाते थे। वे मुझसे कहते थे कि तुम आराम किया करो। सुबह वे जल्दी उठकर घर का थोड़ा बहुत काम कर दिया करते थे और ऑफिस से आकर भी रात को बाकी के काम किया करते थे। मैं अपने पति से बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम हमने बड़े प्यार से रिंकी रखा था। रिंकी को देखकर हम दोनों माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वही तो हमारी जिंदगी जीने का असली मकसद थी। उसे देखकर हम दोनों जीते थे और उसकी छोटी छोटी किलकारियों पर खुश हुआ करते थे। जब वह खिलखिलाकर हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई हो, और जब वह रोती थी तो उसके रोने की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठता था। हम दोनों पति पत्नी उसकी छोटी सी तकलीफ पर भी तड़प उठते थे। मेरी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार मेरे पति करते थे। उन्होंने कभी मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दिया था। मेरी बेटी के 6 महीने के होने तक हम उसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे थे। मेरे पति हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी के लिए कभी नए कपड़े, कभी जूते तो कभी खिलौने लेकर आया करते थे। हमारे इस छोटे से परिवार में बेहद खुशियाँ थी। फिर एक समय ऐसा आया जब न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों को लग गई और हमारा पूरा परिवार उजड़ कर रह गया था। एक एक करके बर्बादियों ने मेरे घर की चौखट लांघ ली। वक्त और हालात सुधरने में कई साल लग गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशियाँ भरी जिंदगी सिर्फ चंद सालों की थी। जैसे ही मेरी बेटी 9 महीने की हुई तो उसके पिता अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पति बिल्कुल सेहतमंद थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। शायद लोगों की नज़र हमारे परिवार को लग गई थी। एक ऐसी नज़र जो पूरे परिवार को खा गई, जिसने मेरी बेटी के सिर से पिता का छाया छीन लिया और मुझे विधवा बना दिया। मेरे पति के मौत पर मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरी बेटी जो अभी मासूम थी, उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसका पिता इस दुनिया से जा चुका है। उसे दिन रात अपने पिता के साथ खेलने की आदत हो गई थी। उनकी गोद की आदत हो गई थी। उनकी आवाज़ की आदत हो गई थी। अपने पति के बिना मैं इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। मेरे पति के बिना मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। उनके जाने के बाद ससुराल वाले केवल उनकी क्रियाक्रम में आए थे, मगर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। वे लोग अपने बेटे के मरने के बाद मुझसे सारे संबंध खत्म कर गए। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ भी नहीं ले गए। मेरे मायके में तो मेरा कोई नहीं था। मेरे भाई भाभी थे, लेकिन उनके पास मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगी, किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेली रह सकती हूँ, अपनी बेटी की अकेले भी परवरिश कर सकती हूँ। ऐसा कहना मेरे लिए आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर सकूँगी, मगर मेरे सारे ही रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। किसी ने मुझे 1 रुपया भी सहारा नहीं दिया था। मेरे पति के क्रियाक्रम के बाद सब लोग मेरे घर से ऐसे गए कि किसी ने पलटकर दोबारा ना तो मुझे देखा और ना ही मेरी बेटी को। ऐसी हालत में मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे उम्मीद रख सकती थी? मेरी सास, जिन्हें अच्छे से पता था कि उनका बेटा
अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता था। वह मुझे अपने घर में जगह न देती, मगर मेरी बेटी के सहारे तो हमें अपने घर बुला ही सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं होता, आपको अपने लिए खुद ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। मेरे पास अपने पति के इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं सबके जाने के बाद अकेली रह गई थी। लेकिन मेरी बेटी थी जो मेरा साथ दिया करती थी। उसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाला था। हर समय हर दिन मुझे अपने पति की याद सताया करती थी। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ेगी। मेरे पति के जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास रखे हुए थे, उनसे मैं कब तक गुजारा कर सकती थी। लगभग 6-7 महीने तो मेरे पति के दिए हुए पैसे और घर में मौजूद राशन से गुजर गए थे। लेकिन इतनी महंगाई के समय में आखिर मैं कब तक एडजस्ट कर सकती थी। मुझे कुछ न कुछ तो करना था। मगर मेरी बेटी अभी सिर्फ 1.5 साल की ही हुई थी। इतनी छोटी बच्ची को ले जाकर मैं नौकरी कैसे कर सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, नौकरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अपनी इस बेटी की खातिर और अपनी आगे की जिंदगी की खातिर मुझे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना था। ये मेरे पति की मेरे पास आखिरी निशानी थी। मेरी बेटी मेरी परछाई थी। जब मेरा जन्म हुआ था तब से ही मेरी कलाई पर एक काले रंग का तिल मौजूद था। बिल्कुल ऐसा ही एक तिल मेरी बेटी की कलाई पर भी था, जिससे ये साफ बात साबित होती है कि रिंकी मेरी बेटी है। मैं मन ही मन खुश होती रहती थी। मैंने आसपास के लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मैं घर के सारे काम बहुत फुर्ती से किया करती थी, इसलिए अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती थी और जल्दी जल्दी जिसके घर में जो काम होता उसे कर लिया करती थी। वे लोग मुझे काम के मुताबिक पैसे दे दिया करते थे। इस तरह मैंने कई घरों में काम पकड़ लिया था जहां मैं सफाई करने जाती थी। सब लोगों के घरों की अलग अलग टाइमिंग भी थी। मुझे पैसों के साथ साथ बचा कुचा खाना भी मिल जाया करता था। कुछ लोग मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाकर हमें अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करते थे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोती थी कि मैं अपने पति के होते हुए कितने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। मेरी बेटी, जिसकी छोटी सी मुस्कान पर मेरा पति खुश हो जाता था और ना जाने कितना ढेर सारा सामान लाया करता था, अब उसे दूसरों की उतारन पहननी पड़ती थी। वह समय बहुत कठिन था, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। जैसे तैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी। उसे देखकर सब लोग प्यार किया करते थे, क्योंकि वह बहुत क्यूट थी। मेरी बेटी रिंकी बहुत ही सब्र वाली थी। जब मैं काम में लगी होती तो वह खामोशी से एक तरफ बैठी रहती। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और मैंने सोचा कि अब मुझे उसकी स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। एडमिशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। हालांकि महीने की फीस इतनी नहीं होती। मैंने तय कर लिया था कि मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करूंगी। मुझे किसी भी तरह उसे अच्छी शिक्षा दिलवानी है। मैं उसे कामयाब बनाना चाहती थी, लेकिन एडमिशन के पैसे कहाँ से आएंगे, यही सोच रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे हाथों में पहनी इस छोटी सी अंगूठी पर गई, जो मेरे पति ने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर गिफ्ट की थी। मैं अपने पति की दी हुई कोई भी निशानी बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन रिंकी भी तो मेरे पति की निशानी थी। उसके लिए मुझे इस अंगूठी को बेचना पड़ा। मैंने वह अंगूठी बेच दी और अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वह अभी बहुत छोटी थी, लगभग 3.5 साल की हो चुकी थी। उसका एडमिशन प्ले स्कूल में हुआ था। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी, जिससे मेरी खुशी दोगुनी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं यही सोच रही थी कि अगर आज उसके पापा जिंदा होते तो उसे देखकर कितने खुश होते। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पति का कोई भी सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी। जब मेरे पति जिंदा थे तो हम दोनों अकेले में बैठकर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में बातें किया करते थे। इसलिए मुझे सब कुछ अच्छे से याद था कि मेरे पति अपनी बेटी के लिए क्या क्या कहा करते थे। रिंकी मेरा दिल का सुकून थी, मेरे अकेलेपन की साथी थी
और मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत संभाल कर रखे हुए थी। मेरी बेटी में मेरी जान बसती थी। मैं खुद उसे स्कूल छोड़ने जाती और दोपहर में लेने जाती। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी स्कूल टीचर भी उसकी बहुत तारीफ किया करती थी। क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी और प्री नर्सरी में पढ़ रही थी, इसलिए उसकी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। मैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज रही थी। हर महीने उसकी फीस जमा करवाती थी। सारा दिन नौकरानी की तरह लोगों के घरों में काम किया करती थी और रात के समय अपनी बेटी को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से घर में इधर उधर खेलती रहती थी। मेरी जिंदगी कठिन थी, मगर उसकी मुस्कान देखकर मैं सारी कठिनाइयाँ भूल जाती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। फिर सोमवार का वह दिन आया जब मेरी बेटी सुबह अपने बिस्तर से उठ नहीं रही थी। वह कहने लगी, मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने उसे प्यार से समझाया, बेटा अभी तो संडे की छुट्टी ही तो हुई थी ना, तुम्हारी सारी सहेलियां स्कूल में तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तुम नहीं जाओगी तो वे तुम्हें याद करेगी। मैंने अपनी बेटी को बहलाया फुसलाया ताकि वह खुशी खुशी स्कूल चली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मन कर रहा था कि रिंकी को स्कूल न भेजूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर उसकी छुट्टी करवाई तो मुझे भी अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। पहले से उसे अपने साथ ले जाती थी, लेकिन अब वह इतनी बड़ी हो गई कि हमारी नई पड़ोसन उसकी देखभाल करने लगी थी। स्कूल से जाने के बाद मेरी बेटी शाम तक उनके घर उनकी बेटी के साथ खेलती रहती थी। जब तक मैं अपने काम से फ्री न हो जाती तब वह मेरे साथ घर आती थी। पड़ोसन बहुत अच्छी थी और उसकी बेटी से मेरी बेटी की दोस्ती हो गई थी। वे दोनों ज़्यादातर एक दूसरे के साथ ही खेला करती थी। इस बात से मुझे बहुत सुकून मिलता था कि कोई मेरी बेटी का ध्यान रख रहा था। मैं रिंकी को स्कूल छोड़कर आई थी और फिर रोज़मर्रा की तरह अपने काम पर निकल गई। लेकिन जिस घर में मैं काम करने गई थी वहाँ मेहमान आए हुए थे और काम बहुत ज़्यादा था। दोपहर के 12 बज चुके थे और मुझे अपनी बेटी को स्कूल ले जाना था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। जैसे ही मेरे हाथ का काम खत्म हुआ मैं फौरन उसे लेने के लिए वहाँ से निकली। मैं 10 मिनट लेट हो चुकी थी। रिंकी की स्कूल की छुट्टी 10 मिनट गुजर चुके थे। हालांकि मैं कभी कभी इतनी देर हो जाती थी और मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं होती थी, क्योंकि स्कूल की आया नौकरानियाँ जो बिना पेरेंट्स के बच्चों के गेट के बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन उस दिन तो सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। जब मैं स्कूल पहुंची तो देखा कि कई बच्चे गेट के अंदर बैठे थे जिनके माता पिता अभी तक नहीं आए थे। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। मैंने सोचा कि मेरी रिंकी भी उनमें शामिल होगी, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने स्कूल के गेट पर मौजूद आया से रिंकी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आपकी बेटी यहीं कहीं होगी। लेकिन वह स्कूल के अंदर नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा, वहाँ भी नहीं थी। अपनी बेटी को न पाकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। वह कहाँ गई? मैं इधर उधर पागलों की तरह उसे तलाश करने लगी। मैंने स्कूल के स्टाफ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ 5-10 मिनट ही लेट हुई और आप लोगों ने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा। वहाँ मौजूद स्टाफ खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी स्कूल से कहाँ जाएगी? हम तो बड़ी देखभाल के साथ बच्चों को यहाँ से भेजते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान तो छोटे बच्चों का ही रखा जाता है। लेकिन मेरी रिंकी नहीं थी। मैंने कहा, तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? वह तो स्कूल आई थी और मैं स्कूल के समय के मुताबिक उसे लेने आ गई, तो फिर वह कहाँ है? मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद लोग मेरा तमाशा देख रहे थे। मेरे साथ कोई नहीं था जिसके साथ मिलकर मैं अपनी बेटी को तलाश कर सकती। लेकिन फिर भी मैं पागलों की तरह अपनी बेटी को काफ़ी समय से तलाश करती रही। पूरे स्कूल में मेरी बेटी को ढूंढ लिया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अब मेरे पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी बेटी को गायब हुए 6 घंटे गुजर चुके थे। मैंने पुलिस को बताया कि सुबह मैं खुद उसे स्कूल छोड़कर आई थी, लेकिन जब छुट्टी के समय उसे लेने गई तो वह वहाँ मौजूद नहीं थी। उसकी क्लास के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि वह उसके साथ क्लास में थी, लेकिन छुट्टी के बाद वह कहाँ गई इसका किसी को पता नहीं।
स्कूल के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह स्कूल से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गई इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। मेरी मासूम बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो पागल हो चुकी थी और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं से भी मेरी बेटी वापस आ जाए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं वह खुद कहीं चली गई या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। भगवान ही जानते थे कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ऊपर वाला मेरी रिंकी की रक्षा करे। इसी तरह रोते धोते 3 दिन गुजर गए, लेकिन मेरी बेटी अभी तक कोई पता नहीं चल सका था। पुलिस वाले कहने लगे, हमने आपकी बेटी को हर तरफ तलाश कर लिया, लेकिन अभी तक हमें आपकी बेटी का कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही हमें आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चलेगा, हम आपको फौरन खबर करेंगे। मेरा दिल टूट चुका था। मैं अपनी बेटी को दिन रात याद कर रही थी। उसकी चिंता में मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वही तो मेरे अकेलापन का साथी थी। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं उसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसके के जाने के बाद मैं उनकी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सकी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिल सकी और इसी तरह कई दिन गुजर गए। अब मुझे ना तो अपने खाने पीने का होश था और ना ही ये पता था कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। मैं अपने घर के कोने में भूखी प्यासी पड़ी रहती थी। मेरी आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी कि कब मेरी बेटी आएगी और मैं उसे अपने सीने से लगा लूँगी। मेरी आंखें रिंकी को देखने के लिए तरस रही थी। आज पड़ोस के लोगों को मुझ पर तरस आया तो वे लोग मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगे। वे मुझे समझाने लगे कि कोशिश करते तुम्हारी बेटी एक दिन वापस जरूर आएंगी, लेकिन वह दिन कब आएगा। मैं हर किसी को यही सवाल करती थी, क्या वह दिन भी आएगा। वक्त और हालात ने मुझे मेरी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा कर दिया था। मैं बीमार और कमज़ोर रहने लगी थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। अपनी बेटी के आने की आस में कई साल गुजर गए। अब मैं अपनी मौत की प्रार्थना करने लगी थी, लेकिन मौत भी मुझसे दूर थी। क्यों नहीं आती मेरी मौत। मैं उस दिन के लिए तड़प रही थी जिस दिन मेरी बेटी मुझे मिलेगी, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि ना जाने वह कहाँ चली गई। इतना समय गुजर चुका है, अब वह जिंदा भी होगी या नहीं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। मैं एक जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक औरत के लिए अकेलेपन का दर्द क्या होता है, वह सिर्फ वही जान सकती हैं जो उसे झेल रही हो। मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। जैसे तैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी, लेकिन अब वह भी ना जाने कहाँ चली गई। मैं अपनी बेटी के खिलौने, उसके कपड़े और उसका सामान देखकर रोती रहती थी। उसके खिलौनों को अपने सीने से लगाकर रखती थी। क्या मेरी रिंकी कभी लौटेगी। उसके कपड़े और छोटे मोटे सामान को मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उसके सामान को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हैं। लोग मुझे समझाते थे, तुम कब तक इस तरह से जिंदगी गुजारोगी। अपनी बेटी को भूल जाओ, वह जहाँ भी होगी ऊपर वाला उसकी रक्षा कर रहा होगा। पर मैं कैसे भूल जाऊं अपनी रिंकी को। अगर वह किसी परेशानी में हुई तो, अगर वह कहीं फंसी हुई होगी तो। वह मासूम छोटी, वह तो अभी ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। मैं उसकी स्कूल भी कई बार गई थी, इस उम्मीद में थी कि जिस तरह से वह स्कूल से निकली थी उसी तरह वापस भी आ जाए और मैं फौरन अपनी बेटी को अपने घर ले आऊं। लेकिन स्कूल जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं रोज़ पुलिस के पास जाया करती थी, लेकिन पुलिस वाले भी यही कहकर मुझे वापस भेज देते थे, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता ना चल सका। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि रिंकी मुझे कभी मिलेगी। मेरा सारा दिन अपने काम में अकेली रहती थी। अपनी बेटी के कपड़ों और उसके खिलौने से बातें किया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे रिंकी मेरे पास ही घर में मौजूद है। रात को सोती तो मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन ऐसे कब तक चलता। अब मुझे अकेलापन काटने को खाने लगा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि
जैसे पहले मैं लोगों के घर में काम किया करती थी, वैसे ही अब भी काम करने जाया करूँगी। इससे मेरा दिल तो जैसे तैसे गुजर जाएगा और मुझे ज़्यादा अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी है, लेकिन जितनी भी है उसे मैं इस तरह से बर्बाद नहीं करूँगी। ये सोचकर मैंने कई सालों तक फिर से लोगों के घरों में काम किया, लेकिन हर दिन मेरे दिल में अपनी बेटी की याद उसी तरह से बसी रहती थी। इस तरह लगभग 17 साल गुजर गए। अब मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। लोगों के यहाँ काम करके, उसके दिए हुए कपड़े पहनकर और उनका दिया हुआ खाना खाकर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा कट चुका था। अब मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है उसमें पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगी, लेकिन जितना भी समय बचा है उसे मैं यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगी। शरीर में बेहद कमजोरी थी, बुढ़ापा मुझे घेर चुका था। कहते हैं कि जिन लोगों का दिल खुशियों से भरा होता है उस पर बुढ़ापा देर से आता है, लेकिन जिनका दिल दुखों में भरा होता है उन पर उम्र से भी पहले बुढ़ापा आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी उम्र से पहले ही मुझ पर बुढ़ापा आ गया था, जिसने मुझे बेहद कमज़ोर कर दिया था। मैं लाचार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना हो सकता था उतना कर रही थी। एक दिन मुझे एक नए घर में काम मिला। वहाँ पर मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए बुलाया गया था। मैं ज़्यादातर शाम के समय वहाँ काम करने जाती थी। इस घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक दिन मैं सफाई कर रही थी तो मालकिन कहने लगी, सोना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम दवाई ले आना। मैंने कहा, मालकिन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल गम और सदमे ने मुझे निढाल कर दिया है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आज बहुत जल्दी घर मत जाना। मेरे बड़े बेटे के दोस्त खाने पर आ रहे थे। दरअसल उसके दोस्त की नई नई शादी हुई है, इसलिए उसने अपने दोस्त और उसकी पत्नी को खाने पर इनवाइट किया है। खाना तो शेफ बना देंगे, लेकिन बाकी कामों के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मालकिन से कहा, ठीक है मालकिन, मैं देर से चली जाऊंगी। मालकिन को मेरे हाथ का काम बहुत पसंद था। वह मेरी बहुत फिक्र भी करती थी। मुझे लगा कि यहाँ काम करना सही रहेगा। मैं ज़्यादातर अपने काम में ही लगी रहती थी। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, मैं बाहर के दरवाजे के पास आकर एक कोने में बैठ जाती थी। इस घर में ज़्यादातर नौकर नौकरानियाँ थे। घर भी बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ काम करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। मालकिन की 3 बहुएं भी बहुत अच्छी थी। वे ज़्यादातर अपने काम से काम रखती थी, लेकिन जब उनका सामना मुझसे होता तो कभी कभी वे मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी। उस दिन मैं मालकिन के यहाँ रात तक रुक गई। शेफ ने खाना भी बना दिया था और घर की सफाई भी अच्छे से हो गई, लेकिन मेहमान अभी तक नहीं आए थे। रात के 9 बज चुके थे। मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन क्या हुआ, मेहमान अभी तक नहीं आए, मुझे घर भी जाना है। मालकिन कहने लगी, रुको, मैं अभी अपने बेटे से पूछकर बताती हूँ। जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो वह अफसोस के साथ आकर कहने लगी, माफ़ करना सोना, आज मेहमान नहीं आ रहे। तुम चाहो तो अभी अपने घर जा सकती हो। दरअसल उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, इसलिए उन्हें हमारा न्योता कैंसिल करना पड़ा। वे शायद कल या परसों आएंगे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें रोक लूँगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है मालकिन, तो फिर मैं अपने घर चलती हूँ। वहाँ का सारा काम निपटा कर मैं अपने घर के लिए रवाना हो गई। अगले दिन जब मैं मालकिन के यहाँ दोबारा से काम पर गई तो मैंने उनसे पूछा, मालकिन, क्या आज आपके मेहमान आएंगे? उन्होंने कहा, हाँ, आज तो ज़रूर आएंगे। नितिन ने उनसे फ़ोन पर बात कर ली है। दरअसल अचानक उनके दोस्त की माँ की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उन्हें हमारे घर आने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिला दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। अचानक मालकिन ने मुझसे पूछा, कल रात तुम्हें यहाँ देर हो गई थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे ना? उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, मालकिन, मेरे बच्चे नहीं हैं। मुझे कल देर हो गई थी, लेकिन सारा दिन मैं काम करके थक जाती हूँ, इसलिए रात को जल्दी घर जाकर आराम करना चाहती हूँ।
मैं अपनी ज़िंदगी से थक चुकी हूँ, इसलिए अब आराम करने का समय तलाश करती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर मालकिन ने पूछा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, फिर तुम्हारा पति? मैंने जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति तो कई साल पहले ही इस दुनिया से चला गया। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी थी, जिसे देखकर मैं जीती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन एक दिन उसे भी मुझसे छीन लिया गया। मेरी इतनी सी बात पर ही मालकिन के मुंह से झटके से निकला, क्या तुम्हारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है? मैंने फौरन उनकी तरफ देखा तो वह शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, अरे मेरा वह मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि फिर तुम्हारी बेटी कहाँ गई? मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई, वह इस दुनिया में है भी या नहीं, या फिर ऊपर वाले के पास चली गई। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? मैंने अपनी साड़ी के पल्लों से आंसू पोंछते हुए कहा, एक दिन वह स्कूल गई थी और फिर छुट्टी के समय जब मैं उसे लेने गई तो वह कहीं नहीं मिली। इस बात को तकरीबन 17 साल गुजर चुके हैं, आज तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। उसकी याद में मैं इस हाल में हूँ। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालकिन ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ होगा, ऊपर वाला तुम्हें जरूर उससे मिलवा देगा। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मालकिन, अगर वह इस दुनिया में नहीं हुई तो मैं कैसे अपनी बेटी से मिलूंगी? उन्होंने कहा, माँ जब अपनों बच्चों के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करती हैं तो ऊपर वाला उसे कभी खाली नहीं लौटाता। अगर तुम्हारी बेटी इस दुनिया में है तो वह तुम्हें मिलेगी। मालकिन की बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ी देर के लिए संभला, लेकिन मेरे मन में अब भी वही सवाल था, क्या वह दिन भी आएगा जब मैं अपनी बेटी को देख सकूंगी और उसे अपने सीने से लगाऊंगी? उस दिन मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैंने किसी को अपनी बेटी के साथ हुए हादसे के बारे में बताया था। शाम का समय हुआ तो मालकिन कहने लगी, मेहमान आ रहे हैं, सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से करना। मैंने उन्हें तसल्ली दी, मालकिन, मैं सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी, सब कुछ ठीक होगा। रात के लगभग 9 बजे मालकिन के घर एक नवविवाहित जोड़ा खाने पर आया। लड़की बहुत ही सुंदर थी और लड़का भी अच्छा था। वे लोग पहले काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। उनका चाय नाश्ता हुआ और फिर लगभग 10:30 बजे उन्होंने डिनर किया। जब वे लोग खाना खा चुके थे तो मैं और दूसरी नौकरानी खाने की टेबल से बर्तन उठाने पहुंची। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी नज़र उस नई नवेली दुल्हन की कलाई पर गई। मैं उसकी कलाई देखकर दंग रह गई। 1 मिनट के लिए मैं वहीं जमकर रह गई। मैंने गौर से उसकी कलाई देखी और फिर अपनी कलाई की ओर देखा। उसकी कलाई पर बिल्कुल वैसा ही तिल था जैसा मेरी कलाई पर था, और ऐसा ही तिल मेरी बेटी की कलाई पर था। कहीं ये मेरी बेटी रिंकी तो नहीं? ये सोचते ही मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा शरीर कांप उठा। यही सब सोचते हुए मेरे हाथ में मौजूद कांच के बर्तन जमीन पर धड़ाम से गिर गए। बर्तन गिरते ही जोरदार आवाज आई और वे चूर चूर हो गए। वहां मौजूद सभी लोग अचानक मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैं होश में नहीं थी। मैं तुरंत दौड़कर उस लड़की के पास गई। उसने आधी बाजू ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसकी कलाई साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, रिंकी मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो वह घबरा गई और पीछे हट गई। उसके पति ने उसे थाम लिया और कहा, यह क्या हो रहा है? इतने में मालकिन बोल पड़ी, सोना, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने भावुक होकर कहा, मालकिन, ये मेरी बेटी रिंकी, ये मेरी बेटी है। बेटा, तुम कितनी सुंदर हो गई हो, तुम मेरी बेटी हो। बेटा, मुझसे दूर क्यों रह रही हो? वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और घबराकर पीछे हटने लगी। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सगी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। इतने में मालकिन का बेटा नितिन कहने लगा, मम्मा, ये औरत क्या कह रही हैं? देखिए भाभी घबरा रही हैं। फिर उसने कहा, भाभी चलिए हम लोग दूसरे कमरे में बैठते हैं, लगता है ये तो सटिया गई हैं। मैं जल्दी से दौड़कर फिर से उस लड़की के करीब गई और कहा, नहीं बेटा, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो देखो, तुम्हारी कलाई पर जो तिल का निशान है, ऐसा ही तिल मेरी कलाई पर भी है। बेटा, जब तुम 4 साल की थी तब तुम स्कूल से कहीं खो गई थी।
बेटा तुम ही हो वो। जब तुम यहाँ आई थी तब तुम्हें देखते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे लगा था कि तुमसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है, और अब तुम्हारे हाथ पर यह तिल देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरी वही खोई हुई बेटी हो जो 17 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। अभी तक ये बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब उसने नज़र उठाकर मुझे देखा और कहा, वास्ट नॉनसेंस। इतना कहकर वह अपने पति के साथ आगे बढ़ गई। मैं उसे बस नम आंखों से देखती रह गई। तभी मालिक ने मेरा बाजू पकड़कर झटके से खींचा और गुस्से से बोली, सोना तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमानों से इस तरह से बात करने की? वहाँ मालकिन की बहू भी खड़ी थी। उन्होंने कहा, मम्मी जी देखिए तो बेचारी रितिका की हालत कितनी खराब हो गई है। वह भी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। हमने कैसे कैसे नौकर रखे हुए हैं। मालकिन के चेहरे पर गुस्सा था और उनकी बहू भी नाराज थी। मालकिन ने कहा, आइंदा हमारे मेहमानों के साथ ऐसी बदतमीजी मत करना। मैंने रोते हुए कहा, मालकिन मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी बेटी ही है। अभी मैं उनसे बात कर ही रही थी कि उस लड़की दोबारा वहाँ आ गई। उसने मालकिन की तरफ देखकर कहा, आंटी हम लोग चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इतने में ही मालकिन का बेटा नितिन कहने लगा, माँ आपकी नौकरानी की ऐसी हरकत की वजह से भाभी को असहज महसूस हो रहा है। आकाश और भाभी यहाँ से जा रहे हैं, इनसे सारा मूड खराब कर दिया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तुम्हें मेरी ममता पर भरोसा नहीं? हाँ तुम्हें भरोसा कैसे होगा, क्योंकि जब तुम मुझसे बिछड़ी थी तब केवल 4 साल की थी। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपनी औलाद को पहचानने में गलती नहीं कर सकती और ना ही उसे भुला सकती है। वह लड़की कहने लगी, आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपकी बेटी हूँ? मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे पाला है और अपने हाथों से मेरी शादी भी आकाश से की है। तभी उसका पति आकाश कहने लगा, हाँ जब आप इतने यकीन से कह रही हैं कि कृतिका आपकी बेटी है तो फिर कोई सबूत दिखाइए ताकि हमें भी यकीन हो सके। मैंने रोते हुए कहा, मेरे पास मेरी ममता के अलावा कोई सबूत नहीं है। हाँ एक सबूत यह है कि इसकी कलाई पर वही तिल है जो बचपन में मेरी बेटी की कलाई पर था और मेरी कलाई पर भी है। इस पर उसका पति हंसते हुए बोला, तिल तो इंसान के शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई कनेक्शन हो। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने उसे जन्म दिया है। मैं अपनी बेटी को पहचान गई हूँ। ये मेरी रिंकी है जो तुम्हारी पत्नी है। मैंने कहा, अच्छा तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो एक काम करो रितिका, तुम अपनी जन्म से लेकर 4 साल की कोई भी तस्वीर लाकर दिखाओ, तब मैं मान लूँगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। वह मेरी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। मालकिन का बेटा नितिन कहने लगा, हाँ भाभी आपके पास बचपन की कोई फोटो होगी ना, वो लाकर इनको दिखा देना ताकि इनका वहम खत्म हो जाए। मैंने बड़े ही गुरूर और घमंड के साथ कहा, तुम्हारे पास तुम्हारे जन्म के समय की एक भी फोटो नहीं होगी बेटा, क्योंकि वे तस्वीर, वे यादें, वे लम्हे तो तुमने मेरे साथ बिताए थे और अपने पिता के साथ। वे फोटो मेरे पास हैं, यहाँ तक कि जब तुम 3 साल की थी तब की तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करूँगी और आपको अपने जन्म की फ़ोटो लाकर दिखाऊंगी जो मेरे पेरेंट्स के पास होगी। मैंने कहा, हाँ बेटा ठीक है, तुम मुझे लाकर दिखा देना, मगर याद रखना कि तुम मेरी ही बेटी हो। उस दिन तो वह वहाँ से चली गई। मैं मालकिन के घर में काम कर रही थी, लेकिन कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैंने उसके घर आए मेहमानों की बेइज्जती की है। 2-3 दिन के बाद रितिका की तरफ से कोई खबर नहीं मिली तो मैं उसके घर का पता पूछते हुए खुद ही उसकी ससुराल चली गई थी। मैं नितिन साहब के पैरों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, एक बार ये बात साफ हो जाए कि रितिका मेरी बेटी नहीं है तो मैं खुद यहाँ से काम छोड़कर चली जाऊँगी और फिर कभी दोबारा आप लोगों को मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मालकिन को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, बेटा एक बार इसको रितिका से मिलवा दो। मैं नितिन साहब के साथ रितिका के ससुराल चली गई, जो बाकी लोगों के लिए तो सिर्फ रितिका थी
मगर मेरे लिए रिंकी थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपनी जिंदगी बड़े ही ऐशो आराम से गुजार रही हैं। उसका घर बहुत बड़ा था। नितिन साहब ने अपने दोस्त से इस बारे में बात की और फिर रितिका को बुलाया गया। मैंने कहा, बेटा, तुमने मुझे अपने माता पिता के साथ अपनी बचपन की तस्वीर नहीं दिखाई। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई और कहने लगी, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लेती हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसके माता पिता वहाँ आ गए। मैं एक तरफ खड़ी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू थे, दिमाग में तकलीफ थी और दिल में यकीन था कि रितिका ही मेरी रिंकी हैं। जब वे लोग वहाँ आए तो उन्हें पूरी बात बताई गई। रितिका की माँ कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये किस तरह का इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है? तुम्हारा मतलब है कि रितिका तुम्हारी बेटी हैं? ऐसा नहीं हो सकता, रितिका मेरी बेटी हैं। मैंने कहा, मालकिन, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर इसकी कसम खाकर कहिए कि क्या सच में आपने इसे जन्म दिया है? फिर मैंने उसके पिता की ओर देखकर कहा, क्या आप भी इस बात की कसम खा सकते हैं कि ये आपका खून है? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़कर आपसे विनती करती हूँ कि जो भी सच है कृपया बताइए। मेरी बातें सुनकर उसके माता पिता शर्मिंदा हो गए। रितिका भी कहने लगी, मम्मी पापा, आप मेरे जन्म के समय की एक फ़ोटो लाकर दिखाइए ना, जो आप दोनों के साथ है। वह दिखाइए इनको अभी और इसी समय। रितिका के पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, बहन जी, मुझे माफ़ कर दो। फिर अपनी बेटी की ओर देखकर कहने लगे, बेटा, मेरे पास तुम्हारे बचपन की कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी कह रही हैं वह सब सच है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए, जबकि मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने कहा, इसका मतलब सच में रितिका मेरी बेटी हैं? उन्होंने कहा, हाँ, ये शायद आपकी ही बेटी हैं। वे आगे कहने लगे, दरअसल 17 साल पहले रितिका मुझे कंधे पर बैग डाले और गले में आईडी कार्ड पहने हुए स्कूल के आगे वाली सड़क पर मिली थी। शायद वह स्कूल के बच्चों के साथ बाहर निकल आई थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। वह मेरी गाड़ी के आगे अचानक आकर बच गई थी। मैंने उसे संभाल लिया और उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? शायद उसे स्कूल के बाहर खिलौने का ठेला दिखाई दे गया था। वह खिलौने खरीदना चाहती थी। मैंने उसे खिलौने दिलवाए, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के पास कोई औलाद नहीं थी। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह थी संतान। आपकी बेटी मासूम थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसने सिर्फ मुझे अपना नाम बताया था कि उसका नाम रिंकी है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा कि ये बच्ची गुम हो गई है। मैंने अपनी गाड़ी में बैठी पत्नी को ये बात बताई तो उसने कहा, देखिए, मैं आज तक औलाद के लिए तड़प रही हूँ। ये बच्ची हमारे लिए ऊपर वाले की देन है। मैंने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तुम इस बच्ची पर अपनी नीयत खराब कर रही हो। ये किसी की औलाद है, हमें उसकी गोद उजाड़कर अपनी गोद नहीं भरनी चाहिए। मैं इसके माता पिता को तलाश करूंगा। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया और कहा, अगर इसको अपनी बेटी बनाकर इसकी परवरिश करे तो क्या बुरा है? हम भी तो इसे बहुत सारा प्यार देंगे ना। मैंने कहा, अगर इसके असली माता पिता इसे तलाश करते हुए मेरे पास आ गए तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? मेरी पत्नी ने कहा, आप फिक्र मत करो, अगर इसके माता पिता आ भी गए तो हम उनसे कोई भी बहाना कर देंगे। मुझे लगता है कि इसके माता पिता हम तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हम इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। वे लोग अपनी बेटी को तलाश कर नहीं पाएंगे। मेरी पत्नी ने जब ये बात मेरे दिमाग में डाली तो मैंने भी सोचा कि हम दोनों पति पत्नी न जाने कब से संतान के लिए तरस रहे हैं। अगर इसे हम अपनी औलाद की तरह अपना लेंगे तो शायद हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने उसी समय इस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ सालों के लिए इसे अपने साथ अमेरिका ले गया। रिंकी अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। जब वह माँ माँ कहती थी तो मेरी पत्नी उसे संभाल लेती थी। उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की गई, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें उससे मोहब्बत हो गई थी, वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हमने उसका नाम रिंकी से बदलकर रितिका रख दिया। जब उसकी उम्र 18 साल की हो गई
तो उसे यहाँ लेकर आ गए। हमने सोचा कि अब वह जवान हो गई हैं, कोई उसे पहचान नहीं सकेगा और उसके असली माता पिता को भी कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी बेटी कौन है। दरअसल कुदरत का करिश्मा देखिए कि आपने अपनी बेटी को पहचान लिया। आपकी बेटी अब 20 साल की हो चुकी हैं और हमने उसकी शादी भी कर दी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने आपकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। हमने रितिका को सारी जिंदगी बहुत प्यार दिया, उसे बहुत नाजुक तरीके से पाला। उसकी बताई हुई पूरी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। रिंकी भी वहाँ खड़े होकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने किस तरह अपनी बेटी की परवरिश की थी और उसके पीछे मैं कितना परेशान रही हूँ। वे लोग मेरी कहानी सुनकर दंग रह गए थे और उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वे दोनों पति पत्नी मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। ये सब सच में कुदरत का करिश्मा था। शायद ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी में इन लोगों का प्यार लिखा था। शायद मेरी बेटी मेरे पास होती तो आज इतनी कामयाब इंसान की पत्नी न होती और न ही इतनी पढ़ी लिखी होती। जब मेरी बेटी के सामने पूरी सच्चाई आ गई तो वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ मौजूद सारे ही लोग हैरान खड़े थे। सभी लोग मुझसे अपने गलत व्यवहार की माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैं कभी अपनी बेटी को गले लगाती तो कभी उसका माथा चूमती तो कभी उसके शरीर को छू छू कर देख रही थी, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी ही खड़ी हैं। जब सब लोगों के सामने हकीकत आई तो सबको इस बात पर यकीन हो गया कि एक माँ की प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। ऊपर वाला कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे करिश्मे कर देता है जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मेरी बेटी और उसके पति ने कहा कि अब आप हमारे साथ रहेगी और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मेरी बेटी कहने लगी, माँ, बचपन से मैं आपसे जुदा हो गई, लेकिन अब आपसे जुदा नहीं होना चाहती। आप मेरे घर में मेरे साथ रहेगी। आपका कोई सहारा नहीं है तो मैं आपको सहारा दूंगी। एक वक्त था जब आपने मेरे लिए सब कुछ किया था और अब जो समय बीत चुका है वह सारा समय मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने उन दोनों पति पत्नी को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। मेरी बेटी ने कहा कि वह अपने माता पिता को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और वह मुझे भी नहीं भूल सकती। इस तरह उसकी दो माँ हो गई थी। मेरे दामाद ने माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, वह अकेले ही अपने घर में रहता था। उसने मुझे अपने घर में जगह दे दी और आज मैं अपनी बेटी के साथ उसके घर में रहती हूँ। मेरी बेटी और दामाद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुझे अपनी बेटी के साथ साथ दामाद के रूप में ऊपर वाले ने एक बेटा भी दे दिया था जो अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखता था। आज मैं ऊपर वाले से किए गए फैसले पर बहुत खुश हूँ। वह जब चाहे इंसान की झोली भर सकता है और जब चाहे उसकी झोली खाली कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने मुझे मेरी ज़िंदगी जितने भी रंग छीन लिए थे, वे सारे ही रंग मेरी बेटी और दामाद के आ जाने से मेरी ज़िंदगी में फिर से भर गए थे। मेरी ज़िंदगी फिर से रंगीन हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।